आज की फिजिक्स स्वयं करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर गाते हैं। चलो। धाराओं की बहुत सारी अवधारणाएं हैं। एक समय की धारा है, एक बनी जल धारा है, एक धारा वह जो आवेशित है, उसी की कहानी प्रेषित है। थाम रखे थे अब तक पैर चार्ज के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो पढ़ रहे थे, बताकर एक पोटेंशियल पूरे कंडक्टर पर सब मजे कर रहे थे। होता है अगर पोटेंशियल डिफरेंस तो चार्ज को मूव करना पड़ता है, पॉजिटिव को हायर से लोअर और नेगेटिव चार्ज को लोअर से हायर चलना पड़ता है। इसी चार्ज के बहने को कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। फॉर्मूला Q/T और dQ/dt रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बताया जाता है। यूनिट कूलम पर सेकंड एम्पियर कही जाती है। और दूसरे इलेक्ट्रिक करंट, एक इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट की कहानी आगे के लिए रह जाती है। इसी करंट के ऊपर मटेरियल क्लासिफाई हो जाते हैं। जो आसानी से बहने दे वो कंडक्टर और जो रोड़ा डाले वो इंसुलेटर बन जाते हैं। करता क्यों है कंडक्टर में करंट फ्लो? तो ये मस्त मलंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कुछ होते हैं, घूमते वो फाका मस्ती में और बहुत से लिक्विड सॉल्यूशन में आयंस भी करंट को ढोते हैं। होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इंसुलेटर्स में भी, पर वो बाउंड जो होते हैं छोड़ नहीं पाते अपने न्यूक्लियस को, वो अपने न्यूक्लियस की आंचल की छांव में सोते हैं। होता है करंट एक स्केलर, डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मानी जाती है। स्केलर है पर डायरेक्शन मानी जाती है। होना मत कंफ्यूज्ड डायरेक्शन से, ये वेक्टर लॉ नहीं मानती है। चलो एक वेक्टर भी बना लेते हैं। करंट डेंसिटी को ले आते हैं। है ये एक ऐसा वेक्टर जो डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर से करके इलेक्ट्रिक करंट दे देता है और खुद को करंट पासिंग थ्रू एरिया परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कर देता है। I = J.A, यूनिट ऑफ J करंट डेंसिटी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब बांधे कौन करंट को पोटेंशियल डिफरेंस से? कौन करंट डेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ेगा? क्या रिलेशन है इनके बीच में? कौन बताएगा? एक बनेगी स्केलर फॉर्म और दूजी वेक्टर फॉर्म को बोलेगा। करंट और पोटेंशियल के बीच का स्केलर रिलेशन और करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का वेक्टर रिलेशन कौन बोलेगा? आया हम और आप जैसा एक स्कूल टीचर आया जो कॉलेज छोड़ स्कूल टीचिंग में आया था। थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल जाए बस यही सोचकर स्कूल भाया था। नियति से ठोकरे खाकर अंत में जिस स्कूल पहुंचा था, मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स पढ़ाने का भी मौका था। वहाँ थी एक खूबसूरत लैब, मेहनत से उसे बनाया गया था। नए प्रयोग का सामान खुद से वो लाया था। होकर प्रभावित अलेक्जेंड्रा वोल्टा से जॉर्ज साइमन ओम अपना नाम इतिहास में लिखवाया था। ये ओम्स की लाइफ स्टोरी थी जिसका आपने सुना भी होगा 10th क्लास में, ओम्स लॉ उन्हीं की लाइफ के ऊपर लिखा था। 1827 में जब ओम्स लॉ आया था, ख्याति बिल्कुल भी नहीं पाया था, पॉपुलर बिल्कुल भी नहीं हुआ था, लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया था। पर पाया क्या ओम्स ने एक्सपेरिमेंट से? जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ता जाएगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कहा जाएगा जब बाकी सब कुछ नहीं बदला जाएगा, बाकी सब चीज़ें आपको सेम रखनी है। और वेक्टर फॉर्म में E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू J बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट डेंसिटी के। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I से V = IR बन जाएगा। R रेजिस्टेंस एक रुकावट कहलाएगा। यूनिट ऑफ R वोल्ट पर एम्पियर या ओम को अमर कर जाएगा। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? किस किस फैक्टर के ऊपर खुद को ढोता है? तो रेजिस्टेंस मटेरियल से बदलता है, टेम्परेचर से भी बदल जाता है और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है।
जितना लंबा कंडक्टर लोगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, और जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस तो आकार देखता है, तो क्यों ना कुछ ऐसा बना लेते हैं जो आकार रूप नहीं मटेरियल को दर्शाता है और रेजिस्टिविटी कहलाता है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। रोला बन जाता है, रोले रुके वाला रोला, रोला बन जाता है जहाँ रो एक कांस्टेंट होता है। अब रेजिस्टिविटी आकार रूप से परे है, मटेरियल की प्रॉपर्टी कहलाती है, टेम्परेचर से बदल जाती है और रेजिस्टिविटी ओम्स लॉ के वेक्टर रूप को साकार कर जाती है। E इज इक्वल टू रो इंटू जे को पूरा कर जाती है। अगर उल्टा कर दो तो कंडक्टिविटी बन जाती है, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। केमिस्ट्री वाले बहुत यूज करते हैं कंडक्टिविटी, तो जे जो है वो सिग्मा इंटू ई कर जाती है ये नहीं अलग अलग रूप। ये जे इज इक्वल टू सिग्मा ई इज इक्वल टू रो जे और वी इज इक्वल टू आई आर, ये अलग अलग रूप नहीं है। ओम्स लॉ के रूप एक दूसरे से आ जाते हैं, ये एक दूसरे से इजीली आ जाते हैं। अब पाई जब ख्याति ओम्स लॉ ने दुनिया को अचंभित कर दिया था, होता है कैसे करंट फ्लो, ये सोचने पर मजबूर कर दिया था। मैकेनिज्म क्या है भैया, कैसे एक एक्सपेरिमेंटल लॉ को प्रूव करें, ये पहेली सबको चकराई थी। अब ड्रूड एक मॉडल लेकर आए थे, डूड नहीं ड्रूड। फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर्स, मस्त मलंग जो घूमते रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं। जब भी किसी एटम या दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो अपनी दिशा बदली हुई पाते हैं। है सब कुछ बहुत अस्त व्यस्त, बहुत ही रैंडम प्रोसेस है, और है बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स 10⁻22 पर सेंटीमीटर क्यूब, कॉपर का एग्जाम्पल है। तो नेट चार्ज का फ्लो शून्य है, कुछ इधर भागेंगे कुछ उधर, तो नेट चार्ज का फ्लो शून्य है। पर जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, वो मस्त मलंगों को एक उद्देश्य दे जाएगा। खाएंगे अब भी इलेक्ट्रॉन दर दर की ठोकरें, दो ठोकरों के बीच में फील्ड फोर्स लगाकर पाथ को थोड़ा कर्व कर देगा और सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पथ को अपने अपोजिट थोड़ा सा शिफ्ट कर देगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन को देखोगे और न्यूटन्स के लॉ लगाओगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पाओगे, और एक्सीलरेशन क्यू ई बाई एम से a इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम लिख जाओगे। फाइनल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस ई बाई एम इंटू टी कह जाओगे। यहाँ t एक दर से ठोकर खाकर दूसरे दर पर पहुँचने से पहले का कुछ टाइम है। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का निकालोगे तो v फाइनल इज इक्वल टू v इनिशियल e बाई एम इंटू टी, ये सब का एवरेज है, एवरेज लिख जाओगे। t एवरेज अब दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम बन जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कहलाएगा, और फाइनल वेलोसिटी माइनस ई बाई एम इंटू टो अब आ जाएगी। ये एक वेलोसिटी फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स ने ले ली है, और यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने बोली है। कितना अजीब है, इतनी रैंडमनेस के बीच एक एवरेज वेलोसिटी निकल के आई है जो खुद के पैर जमाई है, और जब इस वेलोसिटी से डेल्टा टी टाइम में चार्ज फ्लो तुम निकालोगे तो डेल्टा टी में डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एक कंडक्टर के थ्रू एन ई ए वी डी डेल्टा टी लिख जाओगे, जहाँ n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, इस डेल्टा टू को इधर लाओगे तो एन ई ए वी डी आ जाएगा, आई डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी हो गया आई, तो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी तुम पाओगे, और जे अगर निकालोगे तो जे इज इक्वल टू माइनस एन ई वी डी तुम पाओगे। देखो करंट की वैल्यू कैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से निकल के आ गई है। अब वी डी की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड में रखकर ओम्स लॉ भी आ जाएगा। वी डी की वैल्यू रख दी इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में तो ओम्स लॉ भी आ जाएगा, और J इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टू अपॉन एम इंटू ई हो जाएगा। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये टर्म कंडक्टिविटी बन जाएगी और रजिस्टिविटी इसकी अपोजिट m अपॉन एन ई स्क्वायर टू आ जाएगी। अब स्केलर फॉर्म तुम लाओगे,
जे को आई अपॉन ए लिख डालोगे, जे इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टो अपॉन एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड को आप वी बाई एल लिख जाओगे, तो v इज इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर टू एल अपॉन ए इंटू आई कह जाओगे। और ये टर्म अब r हो जाएगी, r इज इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर टू इंटू एल अपॉन ए भी प्रूव कर जाओगे। रेजिस्टेंस कैसे लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है और एरिया के ऊपर, ये भी आप यहाँ से प्रूव कर जाओगे। रजिस्टिविटी की टेम्परेचर डिपेंडेंस भी यहीं से तुम समझा जाओगे और खुद को परिपूर्ण कर जाओगे। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल से कुछ मिलीमीटर पर सेकंड तुम पाओगे, और करंट कैसे एकदम से फ्लो हो जाता है इस बात पर आश्चर्यचकित हो जाओगे। भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो कुछ मिलीमीटर पर सेकंड है, तो कैसे स्विच दबाते ही करंट फ्लो हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट की स्पीड से बनता है, तो सब इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ ऑलमोस्ट पुश करता है। न्यूटन क्रेडल जैसा महसूस कर जाओगे, इस महिमा के गुण गाओगे। जैसे न्यूटन क्रेडल में एक तरफ से बॉल छोड़ते हो और इमीडिएटली दूसरी तरफ की बॉल निकल जाती, सिमिलरली यहाँ भी जैसे ही तुम स्विच ऑन करते हो करंट फ्लो हो जाता है। पर क्या ओम्स लॉ ही सब कुछ है? क्या ये यूनिवर्सल है? तो हम ये पाते हैं कि ये कंडक्टर्स में बहुत कम और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर गड़बड़ा जाता है। सेमी कंडक्टर में भी खुद को समेट नहीं पाता है। एक करंट दो दो वोल्टेज पर आ जाता है। कुछ सेमीकंडक्टर्स में सेम करंट आपको दो अलग अलग वोल्टेज पे मिल जाएगा, जो कि ओम्स लॉ बिल्कुल भी नहीं कहता है। और ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, वी और आई के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। तो ड्रिफ्ट का क्या होता है वो भी सवालों से घिर जाता है। क्लासिकली कॉपर की रेजिस्टिविटी ज़्यादा और मैग्नीशियम की कम दे जाता है। पावर फ्लो और एनर्जी फ्लो भी समझा नहीं पाता है। और मुकुल एक स्कूल टीचर खुद को क्वांटम वर्ल्ड में मुस्कुराता पाता है। ये ओम्स लॉ की लिमिटेशंस थी। है अभी भी कहानी शेष। कैसे पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी बनाती है, ईएमएफ कहाँ से आता है, और ओम्स लॉ का बड़ा रूप किरचॉफ लॉ जो सीरीज पैरेलल से परे खुद को ले जाता है, कैसे सर्किट में लगाया जाता है। थैंक यू वेरी मच। आगे की कहानी अगले फिजिक्स स्वयं में।